वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 जून से जो है आपका एग्ज़ाम का डेट स्टार्ट हो गया एनटीपीसी का। तो आपको तैयारी पे लगे रहना है, ठीक है। और जो भी पुराने क्वेश्चंस रीजनिंग के कराए गए हैं उसको ध्यान से करते रहिए। आज का सेशन देखते हैं। तो आज जो है पहला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में ही इज़ माई नेफ्यू को लिखा जाता है, ये ठीक है। और दैट इज़ माई कार को ये लिखा जाता है। और ही इज़ योर अंकल को क्या लिखा गया है इस कूट में। आपको नेफ्यू का कोड निकालना है। तो देखिए, अगर आपको नेफ्यू का कोड निकालना है तो नेफ्यू कहाँ कहाँ क्या है। नेफ्यू देखिए इसमें है, और नेफ्यू कहाँ पे है, और नेफ्यू आपको देखिए कहीं देखने को मिल रहा है क्या? कहीं भी देखने को नेफ्यू नहीं मिल रहा है, सिर्फ पहले वाले स्टेटमेंट नेफ्यू देखने को मिल रहा है। यानी कि नेफ्यू का जो भी कोड होगा वो इसी स्टेटमेंट में से होगा। तो इसका कोड ये को, पी भी, जेड एस, एम एन है, ठीक है। यही चारों में से कोई कोड होगा, हो सकता है को हो या पी बी हो या जेड एस है या एम एन है, यही चारों में से कोई कोड होगा। इसके अलावा जो है कहीं भी कोड नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, सिर्फ नेफ्यू इस स्टेटमेंट में है तो एक ऐसा यहाँ पर कोड होगा जो और कहीं भी नहीं होगा, किसी स्टेटमेंट में नहीं यूज़ किया होगा। तो आप देखिए को कहीं और यूज़ हुआ है क्या? देखिए को यहाँ पर यूज़ हुआ है, यानी कि को तो नहीं होगा, क्योंकि नेफ्यू अगर दूसरे जगह नहीं है तो को कैसे हो सकता है? अगर नेफ्यू का अगर कोड को रहता तो और दूसरी जगह कैसे यूज़ हो सकता है? फिर पी भी और कहीं है क्या? पी भी देखिए यहाँ पर है, लेकिन इस स्टेटमेंट नेफ्यू कहीं है क्या? नहीं है। तो यानी कि पी भी उसका कोड नहीं होगा। जेड एस देखिए, जेड एस कहीं है क्या? जेड एस देखिए यहाँ भी है, यानी कि जेड एस भी कोड नहीं होगा, ठीक है। यानी कि कोड क्या होगा? सिर्फ एम एन होगा। एम एन देखिए इसके अलावा और कहीं भी नहीं है, इस स्टेटमेंट के अलावा एम एन देखिए आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका बेस्ट क्या है? बी नंबर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में फ्लीट को ये लिखा जाता है। आपको देख के ही पता चल जाएगा कि फ्लीट को जो है थोड़ा सा चेंज करके लिखा गया है। जैसे फ्लीट को क्या लिखा गया है, देखिए एल के बाद हम जानते हैं एम होता है, तो आप कर सकते हैं जैसे फ्लीट को लिख सकते हैं फ्लीट, और बिना अगर देख के ही करेगा तो ज़्यादा ठीक होगा, ठीक है, क्योंकि उससे टाइम बचेगा। देखिए फ्लीट है तो फ्लीट को क्या लिखा गया है? टी एफ एम, टी एफ एम, एफ एफ। आप देखिए यहाँ पर डबल बार एफ किया गया है और यहाँ पर डबल बार क्या किया गया है? ई किया गया है। यानी कि देखिए लास्ट वाले में जो है इसको आपस में टी और एफ को एक्सचेंज कर दिया गया है और अगल बगल ही लिख दिया गया है। टी और एफ को अगल बगल ही लिख दिया गया है। देखिए टी पहले लिखा गया, एफ लिखा गया, और इन सभी में एक ऐड करके लिख दिया गया है। अब देखिए क्या आउटलेट में भी वैसा किया गया है? आउटलेट में तो क्या होना चाहिए? टी और ओ को एक साथ लिखाना है, टी पहले और ओ एक साथ, ठीक है। टी पहले ओ एक साथ लिखा जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ टी ओ तो एक साथ है, और बाद बाकी जो बच गया उसमें एक एक ऐड कर देना है। जो बाद बाकी बच गया उसमें क्या करना है? एक एक ऐड कर देना है। तो यू का क्या कर दिए? भी। टी का क्या कर दिए? एस टी यू हो गया। एल के बाद क्या हो गया? एम हो गया। ई के बाद क्या हो गया? एफ हो गया। टी ओ बी यू एम एफ, देखिए बी यू एम एफ वही चीज़ है। तो समझ में आ गया। अब क्या करना है हमको? लेबर में जो है देखिए दो का तो हमको मिल गया कि कोड क्या होगा। अब यहाँ पर लेबर का पूरा ना निकाल के हम क्या करेंगे कि लेबर को जैसे अगर होता तो किसी को भी उठा लीजिए। यहाँ पर को क्या होता? एल आर एल लिखते, अंत वाले को पहले और यहाँ फर्स्ट वाले को सेकंड में लिख देते, और बाद बाकी सब में एक एक जोड़ देते। देखिए आर एल से ये स्टार्ट है, नहीं है, ये भी स्टार्ट नहीं है, तो आंसर नहीं होगा। अब जो है ये जो बाद बाकी है किसी में एक जोड़ के आप देख लीजिए, या फिर सब में भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ ए को अगर एक जोड़ेंगे तो बी होगा। देखिए यहाँ बी है, लेकिन यहाँ पर बी है क्या? नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं।
तो ये एक सेट, दो सेट दिया गया है। सेम सेट में जो नंबरों के बीच में रिलेशन है, सेम रिलेशन आपको यहाँ भी ढूंढना है। आपको देखिए, आपको पता चल रहा होगा कि ये 144 किसका स्क्वायर है, 12 पर स्क्वायर है। और यहाँ पर 10 दिया गया है, 12 पर स्क्वायर है, यहाँ 10 दिया गया है। तो ये 12 पर जब स्क्वायर है, यानी कि 12 में अगर हम 2 माइनस कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। ही रिलेशन होगा। या फिर आप इस तरह बोल सकते हैं कि 10 में 2 ऐड कर दीजिए, 12 हो गया, स्क्वायर कर दीजिएगा तो दूसरा नंबर 144 आएगा। दोनों एक ही बात है। 361 किसका हो गया, 19 पर स्क्वायर। ठीक है, 19 पर स्क्वायर। अब 19 में अगर 2 माइनस किए तो क्या हो गया, 17 हो गया। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 17 + 2 19, और 19 पर स्क्वायर कर दिए तो कितना हो गया, 361। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी ढूंढिए। तो 9 + 2 क्या हो गया, 11 हो गया। 11 पर स्क्वायर कितना हो गया, 121 होना चाहिए, है क्या? ये आंसर नहीं होगा। 21 देखिए, 21 + 2 हो गया 23, और 23 पर स्क्वायर कितना होता है, 529। तो ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट है। यहाँ देखिए ये करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि 12 2 15, 15 पर स्क्वायर 12 2 14, और 14 पर स्क्वायर कितना होता है, 196। यहाँ कितना है, 169। यहाँ भी कितना होना चाहिए, 11 + 2 कितना हो जाएगा, 11 + 2 हो जाएगा 13, और 13 का क्या होना चाहिए, 169। 13 पर स्क्वायर 169। तो यहाँ क्या है, 12 पर स्क्वायर है, ये भी नहीं होगा। यानी इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 30 सैनिक एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। ठीक है, 30 उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, तो इसका मतलब क्या हमने बताया, हमेशा लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। कितना सैनिक है, 30 सैनिक है। राम सिंह पंक्ति के दाएं से छठे स्थान पर है। ठीक है, दाएं से, ठीक है, दाया से है तो दाया इस साइड में होगा। तो दाएं से जो है राम सिंह है, ये कौन सा स्थान है, 36 स्थान है। ठीक है, ये लेफ्ट साइड से बोल रहा है। अभिमन्यु पंक्ति के दाएं से 14 स्थान पर है। अभिमन्यु जो है, अभिमन्यु दाएं से यानी कि राइट साइड से जो है कितना स्थान है, 14 स्थान है। तो देखिए, आप इस तरह से तो बना दिए। ये केस किसका, आपको बीच में निकालना है कि बीच में कितना व्यक्ति खड़ा है, राम सिंह और अभिमन्यु के बीच में। इस तरह से तो अपने मन से बना दिए ना, ये बीच का व्यक्ति। तो ये जो हो जाएगा, ये कब होगा, जब ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नॉन ओवरलैपिंग का कंडीशन होगा। नॉन ओवरलैपिंग, जब एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ना करे। मैक्सिमम इसमें आपको जनसंख्या मिलता है, कितना मिलता है, मैक्सिमम का केस होता है, अधिकतम। इसको क्या बोलते हैं, अधिकतम व्यक्ति आपको इसमें देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि ये वाला इस तरह से होगा, राम सिंह यहाँ पर है, ये 36 पोजीशन पे है। ठीक है, और ये जो है अभिमन्यु, ये इस साइड होगा, और ये 14 पोजीशन है। ठीक है, और ये जो होगा कहाँ से होगा, राइट साइड से होगा, और ये जो व्यक्ति होगा लेफ्ट साइड से होगा। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो पार्ट है ये तो कॉमन हो गया ना। देखिए ये वाला पार्ट हो गया, आप इधर से जब इधर तक गए तो एक बार ये पार्ट जुड़ गया, फिर जब इधर से इधर आए तो ये पार्ट दोबारा जुड़ गया। तो इसको क्या करते हैं, ओवरलैपिंग का कंडीशन करते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग का कंडीशन कहा जाता है, ओवरलैपिंग। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर जो है, इसमें मिनिमम केस निकलता है, मिनिमम जनसंख्या निकलता है लोगों की, यानी कि न्यूनतम। तो ये जानेंगे कैसे कि कौन ये ओवरलैपिंग कंडीशन है कि नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन है। देखिए नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन, यहाँ पर टोटल कितना है, कुल आबादी कितना है, 30। यदि टोटल जो होगा इससे लेफ्ट प्लस राइट दोनों साइड से जो संख्या होगी ये अधिक होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग का कंडीशन हो जाएगा। ये किसका कंडीशन है, ये ओवरलैपिंग का कंडीशन है। किसका, ओवरलैपिंग का। जब टोटल जनसंख्या जो है ये लेफ्ट प्लस राइट से कम हो जाए तो ये ओवरलैपिंग कंडीशन है। नॉन ओवरलैपिंग का कंडीशन क्या होता है, चेक करने का।
ये हो गया टोटल जो होगा ये लेफ्ट प्लस राइट से अधिक होगा। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए टोटल कितना है 30 है और लेफ्ट प्लस राइट कितना है, तो लेफ्ट से कितना है 36, ठीक है, लेफ्ट से कितना है 36 है, किसका दिया है लेफ्ट से दिया है, सॉरी छठे स्थान पर दिया है, ये 36 नहीं है गलत हो जाता, ठीक है, ये 6 है 6, ये कितना है 6 है, ये भी कितना है 6 है, तो यहाँ 6 हो गया और राइट में कितना हो गया, राइट में देखिए 14 हो गया, तो ये क्या हो गया 20। यहाँ टोटल जो है 30 था और यहाँ पर लेफ्ट प्लस राइट कितना है 20 है, यानी कि कौन सा कंडीशन लग गया, नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन, क्योंकि टोटल 30 है और लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ने से 20 आता है। अगर उल्टा हो जाता, यानी कि अगर टोटल जो होता है लेफ्ट प्लस राइट से कम हो जाता तो उस कंडीशन तब ओवरलैपिंग का कंडीशन लगता, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो टोटल अगर 30 है देखिए, तो इसमें जब ये कंडीशन लग गया तो इसको हटा देते हैं, फिर से इसमें करेंगे, तो इसमें क्या हो गया नॉन ओवरलैपिंग का कंडीशन लगेगा, नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन, ठीक है। टोटल आपको पता है, टोटल आपको पता है 30 व्यक्ति है, लेफ्ट से पता है कि लेफ्ट में 6 व्यक्ति है, राइट से अगर पोजीशन है किसी का तो राइट में कितना व्यक्ति है, राइट में 14 व्यक्ति है। तो आपको बीच का निकालना है ना, बीच का कैसे निकलेगा, बीच का निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि टोटल में से लेफ्ट प्लस राइट 6 प्लस 14 घटा दीजिए, यानी कितना हो गया 20, यानी कि 10 व्यक्ति हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए दाएं सिरे से दोनों, बाएं सिरे से नहीं बोला गया है, दाएं सिरे से बोला गया है, ठीक है, दोनों जो है दाएं सिरे से बोला गया है, सॉरी दोनों जो है दाएं सिरे से बोला गया है। तो एक बार फिर से चेक कीजिए आप, दोनों का जो है दाएं सिरे से बोला गया है, ठीक है, दोनों का दाएं सिरे से बोला गया है। तो मान लीजिए कि अच्छा वो कॉन्सेप्ट तो समझ गए ना, ये देखिए बनेगा कैसे, ये दाएं सिरे से राम सिंह है इस साइड से, दाएं सिरे से मतलब राम सिंह का जो कंडीशन मतलब पोजीशन है वो कितना है 6th है, यानी कि फिर जो है अभिमन्यु पंक्ति में दाएं सिरे से है, राइट साइड से अभिमन्यु का भी दिया गया है 14 है, यानी कि 14 अगर है तो 6 से अधिक होगा, 6 से अधिक होगा, देखिए ये भी राइट साइड से कौन है अभिमन्यु है, अभिमन्यु है 14th है, यानी कि ये अगर 6 हो गया यहाँ तक में, मान लिया यहाँ तक में 6 हो गया, यहाँ 14 हो गया, यानी ये 14वां पोजीशन है, यानी कि ये 14वां व्यक्ति है, यानी ये छठा व्यक्ति है। तो इसके बीच में कितना व्यक्ति खड़ा होगा बताइए आप, तो इसके बीच में कितना व्यक्ति खड़ा होगा, इसके लिए आपको टोटल का तो जरूरत ही नहीं है, दोनों का पोजीशन राइट साइड से दिया गया, एक 6 है और एक 14 व्यक्ति, यानी कि छठा पोजीशन ये है, तो अगर इस साइड में तब कितना होगा 8 व्यक्ति होगा, इस साइड में कितना होगा 8 व्यक्ति होगा, 8 व्यक्ति होगा, लेकिन एक व्यक्ति तो ये है, यानी बीच में कितना व्यक्ति होगा 7 व्यक्ति होगा, बीच में कितना व्यक्ति होगा 7 व्यक्ति होगा ना, बीच में कितना व्यक्ति होगा 7 व्यक्ति होगा, क्योंकि इसके अगर राइट साइड में लेंगे, जब 6 यहाँ है तो इसके राइट साइड में कितना व्यक्ति होगा 8 व्यक्ति, लेकिन एक व्यक्ति तो ये है, इनमें से एक व्यक्ति ये है, तो इन दोनों के बीच में कितना व्यक्ति होगा 7 ही व्यक्ति होगा ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न में एक कथन और 2 निष्कर्ष दिए गए, निम्नलिखित कथन के आधार पर दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको हम बताएं कि ये जो सवाल है ये किसका है, इनइक्वालिटी का सवाल है, इनइक्वालिटी का सवाल है। इनइक्वालिटी के सवाल में बस एक ही बात याद रखिएगा कि कभी भी अपोजिट साइन अगर आ जाए, ठीक है, अपोजिट साइन अगर आ जाए, अपोजिट साइन बोलने का मतलब कि ग्रेटर देन एंड लेस देन वाला, लेस देन एक साथ अगर आ जाए, ठीक है, एक साथ अगर आ जाता है तो वो क्या होगा, हम उसको देखना ही नहीं है,
ठीक है, एक साथ आ जाए तो उसको देखना ही नहीं है। और वैल्यू किसको देंगे, देखिए मान लीजिए कि ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल है, लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू है, इक्वल टू है। तो इसको जो वैल्यूएशन करना है, किसका वैल्यू ज़्यादा, जो ऊपर से नीचे में पहली बार आएगा, यानी कि जो ऊपर से नीचे में प्रथम टाइम आएगा, फर्स्ट टाइम आएगा, इक्वेशन में आप यहाँ एक्सप्रेशन में देख सकते हैं, उसी का जो है वैल्यू ज़्यादा होगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू आया है तो पहले कौन आया ऊपर से नीचे आने में, ग्रेटर देन आया, और इधर देखेंगे तो लेस देन आ गया। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। नहीं तो सिंपली हम एक ट्रिक बताए थे कि इसको मान लीजिए आप दादाजी है, ये दादाजी है, और ये क्या है, पिताजी है। अब इसके अकॉर्डिंग ये आप है, तो आपको इसका वैल्यू ही पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, ये दादाजी का फैमिली है, ये पिताजी का फैमिली है, आपका फैमिली है। तो आपका और दादाजी का फैमिली एक साथ आ जाए तो किसका वैल्यू ज़्यादा होगा, दादाजी का। पिताजी का और दादाजी का आ जाए तो किसका होगा, दादाजी का। आपका और पिताजी का आ जाए तो किसका वैल्यू ज़्यादा होगा, पिताजी का। और ये दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ मिक्स अगर हो गया तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट कट कर दीजिएगा। ठीक है, इससे बराबर जो है इसका फैमिली का मेंबर नहीं होता, इसलिए बराबर दोनों में कॉमन है। अब देखिए यहां पर हम क्या देख रहे हैं, एक्सप्रेशन ये है। जी और बी के बीच में निकालना है, तो जी कहाँ है, जी देखिए यहाँ है, बी यहाँ है। ठीक है, जी और से बी, तो आप जी से बी तक चलिए। ठीक है, जी से बी तक जाने बोल रहा है तो जी से बी तक चलते हैं। अब देखिए दोनों के बीच में क्या अपोजिट साइन है क्या, अगर अपोजिट साइन है तो डायरेक्टली जो है इसको कट कर देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी अपोजिट साइन नहीं है, दोनों ग्रेटर देन वाला फैमिली है, एक ही फैमिली का है। देखिए यहाँ पर अगर जी से चलते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन, फिर इक्वल टू। देखिए ये दोनों का जो है कोई एक ही फैमिली का होगा, तो ये ग्रेटर देन है तो किस फैमिली का है, इस फैमिली का है। ये मान लेते हैं फैमिली नंबर 1 है, ये मान लेते हैं फैमिली नंबर 2 है, ये फैमिली नंबर 1 का हिस्सा है। ठीक है, जी के रिस्पेक्ट में। तो इसमें किसका ज़्यादा वैल्यू होगा, तो हम बताए ऊपर से नीचे तरफ जाइए, ऊपर से नीचे देखते हैं कि तो पहले कौन है, जो 3 होंगे उसमें से पहले कौन आता है, यहाँ पर देखिए पहले आता है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन का ही जो वैल्यू होगा, ये ग्रेटर देन है किसके रिस्पेक्ट में, हम जी के रिस्पेक्ट में, जी से बी तक जा रहे हैं। ठीक है, तो जी से बी के रिस्पेक्ट में देखेंगे, जी से बी की ओर जा रहे हैं तो मुंह किधर है, जी की तरफ है, तो ग्रेटर देन हो गया। ठीक है, या किधर से भी ले सकते हैं आप, जी और बी के बीच में रिलेशन देखिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। आप समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट तो ठीक है, नहीं तो देखिए लास्ट टाइम में गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, देखिए आप सिंपली क्या कीजिएगा, सिंपली हमको जी और बी के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो आप किसी तरफ से चलिए, लेफ्ट से चलिए, राइट से चलिए, जी और बी के बीच में देखिए बी यहाँ है, जी यहाँ है, तो चेक कीजिए कि अपोजिट साइन है क्या, बिल्कुल नहीं। जब बी से जा रहे हैं जी की तरफ, ये इक्वल टू है, लेस देन है, और ये लेस देन क्या है, इक्वल टू है। अब लेफ्ट के रिस्पेक्ट में ही मान के चलिए। ठीक है, तो देखिए इसमें से वैल्यू क्या होगा, तो इस फैमिली का, फैमिली नंबर 2 का हिस्सा है। ठीक है, तो वैल्यू किसका होगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो देखिए लेस देन पहले आता है, यानी कि वैल्यू किसका होगा, लेस देन। तो बी इधर है तो इधर दे दिए, जी इधर है तो इधर दिए। बी के रिस्पेक्ट में क्या है, लेस देन जी है, यहाँ भी देखिए बी इज लेस देन जी है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर जी और क्यू के रिस्पेक्ट में आइए, तो यहाँ पर देख सकते हैं जी और क्यू के रिस्पेक्ट में दोनों जो है ग्रेटर देन है, यानी कि दोनों सिंबल सेम है तो वही होगा। जी इज ग्रेटर देन क्या होगा, क्यू होगा, जी इज ग्रेटर देन क्यू होगा, यहाँ भी जी इज ग्रेटर देन क्यू है, यानी कि दोनों क्या होगा, मेरा सत्य हो रहा है। ठीक है, ये वाला आइए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का जो है तीसरी संख्या से है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 13 से 19 किया गया है, 13 से 19 के बीच में वही संबंध जो 3 से 7 में, 31 से ये है। अब देखिए 13 से 19 कैसे कर सकते हैं हम, 13 प्लस 6 क्या हो गया,
19 हो गया। यहाँ तो आप देख सकते हैं, लेकिन क्विक दूसरे में भी देख लीजिए दिमाग में। आप सबको लिख के कीजिएगा तो टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ से 6 इंक्रीज कर रहा है, 13 + 6 19, लेकिन यहाँ 6 इंक्रीज कर रहा है क्या? नहीं इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? ये नहीं होगा, ये वाला क्या होगा? नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर 13 है, यहाँ डबल डिजिट का, लेकिन यहाँ पर सिंगल सिंगल डिजिट है, यानी ये डिजिट का भी यूज हम नहीं कर सकते हैं, डिजिट वाइज तोड़ के भी इसका यूज नहीं कर सकते। तो आप कैसे करेंगे? तो देखिए 3 को 7 कैसे बना सकते हैं? 3 को 7 कैसे बना सकते हैं? ज़्यादा तो नहीं, ये डिफरेंस भी ज़्यादा नहीं है, बताइए कैसे कीजिएगा? देखिए 13 के बाद क्या हो गया? 19 हो गया, 3 के बाद 7 हो गया। अब देखिए 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है, 19 हो गया। तो 13 के बाद देखिए प्राइम नंबर क्या 14 है क्या? प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? अभाज्य संख्या, जो खुद के सिवा और किसी से ना कटे, अभाज्य संख्या। तो 14 देखिए दूसरे से, 15 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 है, 18 अभाज्य संख्या है, पहला अभाज्य संख्या ये है, 19 भी अभाज्य संख्या है, दूसरा ये, यानी 13 + 2 अभाज्य संख्या, ठीक है, तीसरा प्लस यहाँ से जो है दूसरा अभाज्य संख्या लेना है। 3 से भी लेते हैं, 3 के बाद देखिए 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये अभाज्य संख्या नहीं है। 13 के बाद पहला अभाज्य संख्या 5 है, 6 भी नहीं है, दूसरा अभाज्य संख्या है 7 है। यानी यहाँ क्या किया गया है कि नंबर से जो है, जो ये नंबर है वहाँ से सेकंड अभाज्य संख्या ले गया है। यानी 13 से अगर दूसरा अभाज्य संख्या क्या हो गया? 19, 3 से दूसरा अभाज्य संख्या क्या हो गया? 7, 31 से जो दूसरा अभाज्य संख्या हो गया ये क्या हो जाएगा? 31 के बाद क्या हो जाएगा? 32 नहीं है, 33 है क्या? नहीं है, 34 है क्या? नहीं है, 35 है क्या? ये भी नहीं है, 36 भी नहीं है, 37 बिल्कुल ये पहला अभाज्य संख्या हो गया, 38 नहीं है, फिर क्या हो गया? 39 नहीं है, क्योंकि 33 39 भी कट रहा है, 40 भी नहीं है, 41 देखिए अभाज्य संख्या है दूसरा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड अभाज्य संख्या यहाँ क्या होगा? 41। तो यहाँ 41 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट में, 13 मई 2007 को रविवार है, तो 17 मई 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? आपको देखिए 13 मई दिया है, 13 मई दिया है 2007 को, कौन सा है? रविवार है, कौन सा वार है? रविवार है। अब यहाँ क्या दिया है? 17 मई दिया है, 17 मई 2013 को कौन सा दिन होगा? देखिए अब क्या करते हैं, 13 मई से 2007 रविवार है, तो तुरंत आप क्या निकाल लीजिए कि 13 मई जो यहाँ पर दिया रहेगा ना 2013 को निकाल लीजिए, और फिर यहाँ से 4 ऐड करके हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर डेट क्या है? सिमिलर है, ठीक है। देखिए यहाँ 17 मई बोल रहा है, मंथ भी सिमिलर है, और डेट का थोड़ा भी आगे पीछे रहे तो जो यहाँ डेट दिया गया है, ठीक है, तो उसी डेट को निकालिए। 13 मई 2007 को रविवार है, तो 13 मई 2013 को आप निकाल लीजिए कौन सा दिन होता है, ठीक है। उसके बाद जो है 17 मई हम निकाल देंगे। तो आप क्या कीजिए कि 13 मई 2013 को कौन सा दिन होगा? तो देख सकते हैं यहाँ पर आप कि डेट भी सेम है, मंथ भी सेम है, डेट भी सेम है, मंथ भी सेम है। अब 2007 से 2000 के बीच में कितना लीप ईयर आता है? लीप ईयर कितना आता है? ठीक है, लीप ईयर कितना आता है? लीप वर्ष, वैसा वर्ष जो 4 से डिवाइड लगे। तो आप डिफरेंस निकाल लीजिए, 6 लीप ईयर आता है। देखिए 13 में 7 गया, 6 लीप ईयर आता है, ठीक है। डिफरेंस पहले निकालिए, लीप ईयर नहीं आता है। 13 से 7 का डिफरेंस कितना है? 6 है।
अब 6 जो नंबर है यानी कि 6 साल है, ठीक है। 2007 से 13 के बीच में कितना है, 13 तक में 6 साल है। 7 को इसमें कवर नहीं करते हैं। 7 से 13 तक पहुंचने में कितना है, 6 साल है। अब इस 6 साल में कितना लीप ईयर है, यानी ऐसा ईयर जो 4 से डिवाइड लग जाए। तो इसको 4 से अगर डिवाइड लगा देते हैं तो आप देखिए कितना टाइम खाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 तो बड़ा हो गया, 4 एकम 4, यानी एक जो होगा लीप ईयर होगा, यानी एक ही बार जो होगा ये भाग लग रहा है, यानी कि एक लीप ईयर हो गया। और यानी एक लीप ईयर आ गया 4 एकम 4, तो रिमेनिंग कितना हो गया, रिमेनिंग कितना हो गया, 6 साल था उसमें से 1 साल लीप ईयर हो गया कि 5 जो है ये नॉन लीप होगा। अब देख लीजिए चेक करके, 2007 के बाद 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, ठीक है, 2013। अब देखिए 2008 4 से डिवाइड लग रहा है इसलिए लीप ईयर है। 2009 क्या है, ये भी 4 से डिवाइड नहीं है। 2010 4 से डिवाइड नहीं लग रहा है। 2011 4 से डिवाइड नहीं। 2012 जो है 4 से डिवाइड लग रहा है, यानी ये भी ईयर। अब देखिए इसमें यही प्रॉब्लम होता है, ये जो है एक ड्रॉबैक का हिस्सा है। आपको करेक्ट इसमें कभी कभी नहीं आता है, इसलिए अगर पॉसिबल होगा तो आप निकाल के ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर जो एक्चुअली में है ये कितना है, 2 लीप ईयर है, 2008 2012, ठीक है। तो ये जो है आपको चेक करके छोटा अगर है तो देख लेना है। तो यहाँ पर देखिए कितना है, 2 लीप ईयर है, यानी कि 6 साल में 2 लीप ईयर हो गया, तो इसका मतलब कितना हो गया, 4 नॉन लीप ईयर होगा। और हमको पता है जो विषम दिन होते हैं, विषम दिन होते हैं, लीप ईयर में कितने होते हैं, 2 दिन होते हैं। जो लीप ईयर होगा, लीप में 2 विषम दिन होते हैं, और नॉन लीप में जो है, नॉन लीप में 1 दिन विषम होता है। तो 2 लीप ईयर है, मान लीजिए 2 साल है, 2 लीप वर्ष है, तो इसमें 2-2 दिन करके अगर आएगा लीप वर्ष विषम दिन, तो कितना आएगा, 4 आएगा, 4 आ गया। और इसमें जो है नॉन लीप वर्ष में कितना होता है विषम दिन, 1 होता है। नॉन लीप वर्ष में कितना होता है विषम दिन, 1 होता है। इसको मिटा देते हैं जगह। तो 4 वर्ष में जो है, 4 नॉन लीप वर्ष में जो है, अगर एक एक साल में 1 लीप वर्ष होता है, तो टोटल हमको कितना मिलेगा, इधर से 4 विषम दिन मिल गया, 4। यानी कि देखिए 4 यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया, टोटल 8 विषम दिन हो गया। टोटल कितना हो गया, 8 विषम दिन हो गया। अब इसको जो है, अगर जब तक विषम दिन 7 से छोटा रहेगा तभी हम भाग नहीं देंगे, 7 से बड़ा रहेगा तो बार बार हम भाग देंगे, ठीक है। तो 8 को आप 7 से भाग दीजिए, 7 से भाग दीजिएगा तो रिमेनिंग यहाँ निकालना है, हमेशा जो है शेषफल निकालना है। तो शेषफल कितना होगा, शेष जो होगा 8 एकम 8, तो 8 में 7 गया तो कितना हो जाएगा, 1। तो 1 जो हो गया ये विषम दिन हो गया रिमेनिंग। अब इस 1 को यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो रविवार प्लस 1 हो गया क्या, सोमवार हो गया, सोमवार हो गया। यानी कि 13 मई 2017 क्या हो गया, सोमवार हो गया, ठीक है। 13 मई हमको निकल गया, 2017 क्या हो गया, सोमवार हो गया। अब यहाँ से आपको +4 करना है, तभी आप 17 तक पहुँचिएगा, तो इधर भी +4 कर दीजिए। सोमवार में अगर 4 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोमवार में अगर 4 कीजिएगा तो क्या होगा, मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि 17 मई 2013 कौन सा दिन होगा, शुक्रवार दिन होगा, ठीक है। अब ये देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो ये सीरीज को देखिएगा तो बहुत पिकअप से जो है बाद में इंक्रीज करने लगा। तो हमेशा जो होगा, आप क्या निकालने का कोशिश कीजिए, डिफरेंस निकालने का कोशिश कीजिए, ठीक है। पहले एक बार डिफरेंस निकाल के जरूर देखिएगा, क्योंकि ये मिक्स टाइप का, देखिए
शुरू में उतना पिकअप नहीं, अगर शुरू से आपको बहुत पिकअप नज़र आएगा तो गुना का ही काम होगा, ठीक है, स्क्वायर होगा फिर क्यूब होगा, नहीं तो प्लस माइनस से ही काम चलेगा। तो यहाँ देखिए कितना है, +1 है, यहाँ पर देखिए कितना है, +4 है, यहाँ पर देखिए प्लस कितना है, 9 है। अब आपको समझ में आ गया होगा ये किसका है, 1 पर स्क्वायर है, 2 पर स्क्वायर है, ये 3 पर स्क्वायर, अगला कितना 4 पर, यानी कि 4 पर स्क्वायर हो गया 16। ये गैप फिर कितना होगा 25 होगा, 5 पर स्क्वायर, ये गैप कितना होना चाहिए 36 का, 6 पर स्क्वायर। अब देखिए ये गैप क्या 36 का है क्या, बिल्कुल है, ये गैप भी आप अंतिम पे 36 का देख रहे हैं, यानी जो हमने मेथड लगाया वो क्या है, करेक्ट है। तो आप यहाँ पर 27 से आपको क्वेश्चन मार्क निकालना है, तो 27 में +16 ऐड कीजिए, पहले 9 किए थे, अब 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 13 का 3, हाथ में 1 2 3 1 4, 43। तो 43 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, वर्ल्ड, एशिया, नेपाल, ठीक है। तो वेन डायग्राम के थ्रू जो है वर्ल्ड, एशिया और नेपाल को डिनोट करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये वाला होगा, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर जो होता है वो कौन हो गया, एशिया महादेश हो गया, जो भारत भी उसी के अंदर है और बहुत सारे देश इसके अंदर है, और एशिया के अंदर ही नेपाल आता है, ठीक है, इसलिए इस तरह होगा। इसको देखिए, एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां नीचे दी गई है। संख्या 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी, ठीक है, संख्या 3 के विपरीत फलक पर। तो यहाँ पर 3 कंडीशन दिए गए हैं, 3 कंडीशन यहाँ पर दिया गया है। अब पहला और दूसरा को अगर उठाते हैं तो यहाँ पर देखिए एक कॉमन है, ठीक है। जब दो स्थिति में अगर एक फलक अगर कॉमन हो जाए तो क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट चलते हैं। तो 1 से क्लॉकवाइज 3 और 3 से क्लॉकवाइज 6, 1 से क्लॉकवाइज 5 और 5 से क्लॉकवाइज 4। तो इसमें अगर देखिएगा तो 1 से क्लॉकवाइज 3 और 3 से क्लॉकवाइज 6। दूसरा में देखिएगा, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन में देखिएगा तो 1 से 5 और 5 से क्या हो गया 4, 5 से 4। तो 3 और 5 क्या हो गया, आपस में विपरीत होगा, 6 और 4 विपरीत होगा। और जो कॉमन वाले का अगर विपरीत पूछा जाएगा तो जो नहीं दिखाई देगा, 6 संख्या होता है, 2 दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, तो 1 का विपरीत क्या होगा, 2 होगा। तो 3 का विपरीत क्या बोल रहा है, 5, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो कोई 2 ऐसा डाइस लेंगे जिसमें एक सिंगल जो है कॉमन है। नेक्स्ट आ गया, ये जो मेथड है एनालॉजी का, इसको ALP से स्टार्ट किया गया, कई बार बताए जा चुके हैं और ये ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है। तो आप पहले जो है हैश के जगह में इसको बैठाइए और इसको लाने का प्रयास कीजिए। तो L से जब K आएगा तो L से क्या आएगा, 2 माइनस करके K आ सकता है। I से जो है 1 माइनस करके H आएगा, और N से 1 माइनस करके ये आएगा। सेम मेथड इधर भी लगना चाहिए, एनालॉजी का क्वेश्चन इधर होगा तो वही चीज़ इधर भी होगा। तो जब आप देखिए परसेंट निकालना है तो आप देखिए हैश के जगह में ये लाके माइनस करके लाए इधर, ठीक है। तो आप इधर से अब माइनस करेंगे सब में, क्योंकि इस साइड दिया है, ये जो है लेफ्ट साइड वाला था, इधर लेफ्ट साइड वाला ये है, तो इससे आप माइनस कीजिए। तो पहले में कितना माइनस किए, 2 माइनस किए, तो में आप 2 माइनस करते हैं तो 15 माइनस 2 क्या हो गया, 13 हो गया, तो M हो गया। L में अगर देखिए सेकंड वाले में कितना -1 गया, यानी K हो गया। फिर कितना हो जाएगा, तो पहला वाला ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर N है और यहाँ पर M आ गया, ये वाला तो हो नहीं सकता है। हो सकता है क्या, नहीं। फिर LIN लीजिए और इससे लाने का क्या प्रयास कीजिए, KHM, वही OLQ में करना है आपको, ठीक है। तो LIN लिए, सेकंड वाला आप देख रहे हैं, ये तो आंसर होगा नहीं। यहाँ पर देखिए K लाने के लिए आपको क्या किया गया, L से K लाने के लिए -1, ये भी -1 किया गया। फिर N से क्या किया गया, -1, O से -1 क्या हो गया, 15 14 हो गया N। L से -1 फिर कीजिए, क्योंकि इसमें सभी -1 है, तो L से एक पीछे क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। Q से एक पीछे क्या हो जाएगा, Q होता है 17, P हो जाएगा। तो देखिए N के P यहाँ पर है,
एन के पी वाला होगा, LIN, एन, ये L नहीं होगा, एन के पी होगा, एन के पी होगा। ठीक है, तो ये वाला भी नहीं होगा, एन के पी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन जो अधूरा रह गया इसको छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन जो है अधूरा रह गया। इसमें देखिए वह सही विकल्प चुनिए जो दिए गए शब्दों को व्यवस्था के अनुसार क्रम में इंगित करता है। तो आपको जो है अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सजाना है तो जो सबसे कॉमन है, सब में कॉमन, जो प्रथम पोजीशन में देखिए सब में कॉमन होगा तभी हटेगा। प्रथम पोजीशन देखिए सभी में कॉमन है तो हट गया। दूसरा वाला ई देखिए सब में कॉमन है तभी हटेगा दूसरे पोजीशन में। तीसरा पोजीशन में अगर सब में एल है तभी हटेगा, देखिए सब में है तो हट गया। ए देखिए सब में भी आपको दिख रहा है तो ये भी हट गया। टी देखिए, टी भी देखिए सब में कॉमन है तो हट गया टी। आई देखिए, आई देखिए यहाँ पर आई के बाद ई हो जाता है, अगर एक में भी चेंज हो गया तो नहीं हट गया। तो यहाँ पर जो है आई हो गया, फिर उसके बाद ई हो गया, फिर यहाँ पर ए हो गया, फिर यहाँ टी हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। तो ये दोनों कॉमन है तो ये दोनों भी हटेगा। ठीक है, ये दोनों भी हटेगा। ठीक है। तो देखिए आप जो है अगर एग्ज़ाम में पूरी तरह से इसको बनाएंगे तो टाइम लगेगा, उतना भी टाइम नहीं लगेगा, लेकिन शॉर्ट में पहले अगर बनाना चाहते हैं तो ये तो कंफर्म है कि इंग्लिश डिक्शनरी में आप सजाइएगा तो देखिए कैसे सजेगा, ए, ई, आई, फिर टी वाला सजना चाहिए। तो टी कॉमन है तो टी वाला तो अंतिम पे होगा ना, टी वाला अंतिम पे होगा तो इसको अंतिम पे लिख लीजिए। क्या है, आई, आई कॉमन है तो हटा लीजिए ओ और भी। ठीक है, ओ और भी ये तो पूरा सज गया। तो ओ भी चेक कर लीजिए कि ओ जो वाला जो आएगा ओ वाला दूसरा नंबर पे आएगा और वी वाला जो आएगा वो चौथे पे आएगा। 2 और 4 अंतिम पे जहां होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलती हो गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर टी 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 कॉमन था तो इधर भी तो टी टी कॉमन था। देखिए टी 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 सब में कॉमन है, यहाँ भी देखिए टी टी सब में कॉमन है तो ये भी तो कट गया ना, टी टी वाला भी कट गया था। ठीक है, टी टी वाला भी जो होगा ये हट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आई है, ई है, ए है, यहाँ पर आई आई है, आई आई है तो आई और आई लिखते, आई और आई लिखते तो आई वाला जो आता तो यहीं पर आ जाता आई वाला तीनों। ठीक है, यानी 3 आई वाला कॉमन हो जाता, 3 आई वाला कॉमन हो जाता। तो इन तीनों आई वाला कॉमन है लेकिन ए और ई पहले है तो ए और ई वाला जो आप पहले देख लीजिए बैठा दीजिएगा। तो पहले अगर बैठा दिए तो ए वाला पहले कहाँ पर है, देखिए ए वाला 5 नंबर पे है और ई वाला जो है 3 नंबर पे है। तो देखिए इस तरह करके कंफ्यूज करेगा, 5 3 वाला ये पहले है और ये, तो अंतिम वाला अगर निकालने का कोशिश कीजिएगा तो ये दोनों का काम तो हट गया। अब आई आई वाला कैंसिल कीजिए और नेक्स्ट वाला लिखिए। तो आई के बाद यहाँ क्या था, भी था, यहाँ आई के बाद क्या है, ओ है, यहाँ आई के बाद क्या है, भी है। ठीक है, अब देखिए फिर से 2 कॉमन हो गया, भी वाला हो गया, भी वाला हो गया, यानी के बाद इसके बाद तो होगा सेकंड वाला, क्योंकि ओ और भी 2 टाइप का है, ओ भी, लेकिन ओ जो है पहले आता है भी के, तो ओ जो है नेक्स्ट में इसका ओ ही आएगा। अब भी वाला में भी कॉमन निकालिए तो देखिए 2 वाला इसमें भी कॉमन है तो भी नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो भी वाला के बाद क्या है, ए है, और यहाँ पर भी के बाद क्या है, ई है। तो बताइए ए और ई में पहले कौन आएगा, ए वाला आएगा, यानी कि पहला, ई वाला बाद में आएगा, यानी 4, 1 4 वाला होगा।
तो 1 4 किस में है, यही है। ठीक है, तो यही वाला इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है सजेगा। मार्च 2005 में शुक्रवार किस तारीख को था? देखिए यहाँ पर तो कोई डेट नहीं दिया गया है। आप निकाल लीजिए कि 1 मार्च, जब भी डेट ना दिए है तो पहले डेट से निकालिएगा। 1 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा? आपको पता है इसका कोड क्या होता है। एक हो गया मार्च का कोड, कैसे कोड आपको याद रखना होगा, 033, इधर हो गया 035, 614 625, बस इतना ही याद रखिएगा ना। ये मंथ का कोड है, ये जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, तो मार्च का कोड कितना हो गया? 3 हो गया, 3 लिखिए। अब देखिएगा जैसे सेंचुरी ईयर का कोड निकालना है, सेंचुरी ईयर का कोड इसमें कितना है? 2005 है, यानी कि 2000 + 5 है। ठीक है, 2000 + 5 है। सेंचुरी ईयर किसको बोलते हैं? शताब्दी वर्ष, जिसके अंत पे डबल जीरो रहेगा। तो कौन सा वर्ष जो है शताब्दी वर्ष में भी, एक सिंपल वर्ष होता है, एक शताब्दी वर्ष, और उसमें भी कैटेगरी होगा लीप और नॉन लीप। तो अगर सिंपल वर्ष है, मतलब जिसके अंत पर डबल जीरो नहीं है, तो लीप डबल जीरो नहीं है तो उसको भाग देंगे 4 से, और उसमें लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। और जिसके लास्ट में डबल जीरो है उसको शताब्दी वर्ष कहते हैं, उसको 400 से भाग करके चेक करेंगे। तो ये 2000 + 5 है, इसको 400 से भाग देंगे, तो 400 देखिए पूरा कट गया। जब 400 से पूरा कट गया तो इसका कोड कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, 6 हो गया। फिर क्या हो गया? 5 बच गया। अब 5 में कितना जो है, अब ये तो सिंगल ईयर हो गया, शताब्दी वर्ष तो है नहीं 5, इसको 4 से डिवाइड देंगे और जितना टाइम खाएगा उसको लिख देंगे। 4 से डिवाइड, 4 एकम 4, उसको यहाँ लिख देंगे। इसका कोड जानिए शताब्दी वर्ष का। 400 से अगर डिवाइड दे दिए तो रिमाइंडर अगर क्या आया, रिमाइंडर अगर पूरा कट गया, 0 आया, तो उसका कोड क्या होगा? 6 होगा। अगर 1 हुआ तो उसका कोड क्या होगा? 4 हो गया। 2 हो गया तो इसका कोड क्या हो गया? 2 हो गया। 3 हो गया रिमाइंडर, तो उसका कोड 0। बस इतना से ही बन जाएगा। ठीक है, अब इसको 7 से डिवाइड देना है। अब जो 7 से कट जाए पूरा भाग दे के कीजिए, पूरा जोड़ के भाग दीजिए या ऐसे ही दीजिए। आपको रिमाइंडर सिर्फ निकालना है, कितना रिमाइंडर होगा। तो देखिए 6 + 1 7 यहाँ हो गया, तो 7 से 7 जाएगा तो 0, रिमाइंडर क्या होगा? 0, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो देखिए 5 3 8 + 1 9, 7 से देंगे तो रिमाइंडर कितना हो गया? 2 हो गया। विषम दिन कितना हो गया? 2 हो गया। अब तो 1 मार्च को 2 ना हो गया, 2 का अर्थ क्या हो गया? 2 का अर्थ हो गया, देखिए रविवार। अब ये आपको कोड भी याद रखना होगा, सप्ताह का कोड। संडे बंद रहता है तो इसका कोड 0, मंडे पहला दिन हो गया तो इसका कोड 1, ट्यूसडे दूसरा, वेडनेसडे तीसरा, थर्सडे चौथा, फ्राइडे पांचवा, सैटरडे छठा। बस आपको इन्हीं दो को याद रखना होगा। संडे बंद रहता है तो 0, मंडे पहला दिन होता है तो 1। तो यहाँ 2 हो गया, तो 2 किसके लिए आया? देखिए ट्यूसडे के लिए, तो ये हो गया मंगलवार। तो 1 मार्च मंगलवार है, आपको शुक्रवार पूछ रहा है, यानी कि मंगल में कितना जोड़ेंगे कि शुक्रवार हो जाए? तो आप कितना जोड़िएगा बताइए, कितना जोड़िएगा मंगलवार में, ट्यूसडे में? बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, 3 जोड़ना होगा। 3 कितना जोड़ना होगा? 3 3 जोड़ना होगा, तभी ये क्या होगा? शुक्रवार होगा। तो 1 मार्च डेट कितना? 1, तो इसमें भी 3 जोड़ना होगा। जब इधर आप डेट में जोड़े, शुक्रवार यहाँ पर लाना है तो मंगलवार इसका अगर है तो 3 जोड़े तो शुक्रवार, तो इधर भी 3 जोड़ना होगा, यानी कि 4 मार्च 2005 को शुक्रवार होगा। तो देखिए 4 वाला है तो 4 के बाद सप्ताह रिपीट करता है, 4 में 7 जोड़िएगा तो 11 को भी वही दिन होगा। फिर 11 7 जोड़िएगा, 11 + 7 को वही दिन होगा। 18 + 7 25 वही दिन होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा।
इसमें देखिए कौन सा श्रृंखला को पूरा करेगा। पहला श्रृंखला देखिए, पहला दूसरा से रिलेटेड है, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, चौथा के बाद नेक्स्ट बताइए आप। बताइए इसका क्या होगा। अब देखिए देखिए इसका अपोजिट जो है ये है, ध्यान से अगर देखिएगा तो देखिए एक बॉक्स ये हो गया, ठीक है, आगे आएगा बोल रहा है उस श्रृंखला, यानी चौथा के बाद पांचवा जो आएगा। एक बॉक्स देखिए यहाँ पर है, एक बॉक्स देखिए यहाँ है, ठीक है, एक बॉक्स देखिए यहाँ पर है, ठीक है। तो आप ये देखिए इस बॉक्स का जो अपोजिट है यहाँ होगा और इसका नेक्स्ट आगे क्लॉकवाइज में, तो इस बॉक्स से रिलेटेड है। देखिए आपका इसमें बनाया गया ना, इसी में देखिए इसका अपोजिट लिए और एक बॉक्स आगे क्लॉकवाइज चले। यहाँ पर देखिए इससे इसका देखिएगा संबंध, इसका अपोजिट क्या होगा, ये होगा, और एक क्लॉकवाइज इधर चले तो देखिए इस बॉक्स में दिया गया है, ठीक है, यानी अल्टरनेट का गया एक छोड़ के एक, यानी आगे जो आएगा वो तीसरा से रिलेटेड होगा, आगे जो आएगा तीसरा से रिलेटेड होगा, आगे जो आएगा तीसरा से रिलेटेड होगा, क्योंकि ये पहला तीसरा से है तो दूसरा चौथा से है तो पांचवा वाला तीसरा से होगा। तो इसका अपोजिट ये ले लिए, इसका अपोजिट क्या ले लिए, ये वाला अपोजिट हो गया, और एक बॉक्स क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी इस बॉक्स में चलना चाहिए, इस बॉक्स में होना चाहिए। और ये देखिए स्लीपिंग करके है, ये खड़ा खड़ा है, ये भी स्लीपिंग है, तो जैसा होगा तीसरा वाला में स्लीपिंग वाला केस है तो इसमें कहाँ बनेगा, इस वाला बॉक्स में बनेगा स्लीपिंग, तो इस वाला बॉक्स में कहाँ है, देखिए सिर्फ यहीं पर है स्लीपिंग वाला में, ठीक है, इसी वाले में है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक हो गया, समझ में आ गया ना। अपोजिट लेके एक बॉक्स आगे और अल्टरनेट वाला है। यहां पर देखिए वर्गों की संख्या कितनी है, अगर वर्गों की संख्या यहां देखिएगा तो इसमें इस तरह के में कितने 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं इसमें, 1 2 3 4 और बड़ा वाला 5, तो यहाँ 5 वर्ग हो गया। इसमें भी देखिए इसमें प्लस तो है नहीं ना, तो ये बड़ा वाला वर्ग लेंगे केवल, 5 इधर से और एक ये वाला 6, और फिर इसमें जो है आपको 5 वर्ग देखने को मिलेगा ऐसे करके, ठीक है, +5 इसमें ये और इसमें ये वाला फिर एक 6 +1, ठीक है, और एक वर्ग आपको इधर से भी देखने को मिलेगा, ये वाला, ठीक है। और एक बार ये तो कितना हो गया, 1 2 3 और 10 3 13, तो इसमें कितना वर्ग हो गया, 13 वर्ग। और देखिए 13 गलत हो गया, एक जो है ये वाला जोड़े ही नहीं, अभी तक 13 हुआ, और एक बड़ा वाला नहीं लीजिएगा पूरा का पूरा बड़ा वाला, तो ये कितना हो गया, 14 वर्ग हो गया ना, तो इसमें करेक्ट कितना होगा, 14 वर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए इसमें, जेड वाई का पिता है, जेड वाई का पिता है, बस इतना ही निकालना है इक्वेशन में। तो जेड वाई का पिता है यानी कि जेड का जेंडर क्या है, मेल है, जेड का लिंग क्या है, पिता है तो मेल है, तो आप चेक कीजिए जेड का जेंडर,
तो आपको बताया गया है कि अगर अंतिम में पति पत्नी का रिलेशन होगा तभी अंतिम वाले का जेंडर पता चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो पति पत्नी का रिलेशन क्या है, किसी में है क्या? हाँ देखिए स्टार वाले में, तो इसी में पता चलेगा। ठीक है, स्टार वाला में तो इसी में पता चलेगा। तो स्टार का मतलब क्या है? पत्नी है। स्टार का मतलब क्या है? पत्नी है। तो ई जो है जेड की पत्नी होगी। तो जेड कौन हो गया? जेड क्या हो गया? पति हो गया, यानी कि मेल हो गया। तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, बाद बाकी हम पता ही नहीं कर सकते, क्योंकि अंतिम अगर पति पत्नी का रिलेशन नहीं हुआ तो हम पता नहीं कर पाएंगे कोई भी हालत में। ठीक है, तो पहले वाई को ही, डी वाले को ही चेक कर लीजिए, प्लस ई स्टार ऑफ जेड। तो ये क्या हो गया? पत्नी हो गया। और ये प्लस हो गया तो क्या हो गया? प्लस हो गया तो पुत्री हो गया। ठीक है, और हमेशा जो है राइट साइड से चलेंगे। और हमेशा ध्यान देना है कि हमने बताया एफ अगर फर्स्ट में है तो एफ जो है देख लेना है कि इक्वेशन में भी फर्स्ट में होना चाहिए एक्स, और स्टेटमेंट में फर्स्ट में होना चाहिए। अगर इधर उधर हुआ ना तो ट्री मेथड लगा के सबको देखना होगा। ठीक है, तो अब हमेशा राइट साइड से चलेंगे। ये मेरी कौन हो गई? पत्नी हो गई। ये मेरी कौन हो गई? पत्नी हो गई। जेड के जगह हम खुद को रखे, बोलिए ये मेरी पत्नी हो गई। पत्नी के पुत्री मेरा कौन हो गया? पत्नी का पुत्री कौन हो गया? पुत्री हो गया। जब वाई मेरी पुत्री हो गई तो जेड कौन हो जाएगा? पिता हो जाएगा ना। तो यही वाला करेक्ट आंसर होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। बस, नहीं तो अगर आप फंसिएगा ना इसमें, सबको निकालते निकालते ही तो टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पुष्पा की आयु रीता के 2 वर्ष के पहले आयु से दुगुना है। रीता के वर्ष के 2 वर्ष से आयु से दुगुना है। तो मान लीजिए कि रीता जो है ये एक्स हो गया। रीता जो है एक्स हो गया 2 वर्ष पहले, यानी अभी जो है, अभी वर्तमान में कितना होगा? रीता x+2 होगा। ठीक है, पुष्पा की आयु क्या हो जाएगी? 2 वर्ष पहले से कंसिडर करना है, आयु से दुगुना होगा, यानी कि पुष्पा की आयु रीता की आयु के 2 वर्ष पहले की, यानी कि पुष्पा की जो वर्तमान आयु है ये कौन हो जाएगी? 2x हो जाएगी। अगर उनकी आयु के बीच 2 वर्ष का अंतर है तो आज पुष्पा की आयु क्या है? उनके आयु के बीच जो है 2 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो अंतर जो होगा वो हमेशा होता है, आज हो कल हो परसों अंतर सेम रहेगा। तो उनकी आयु का अंतर, यानी कि अगर इसमें कुछ नहीं बोल रहा है तो यानी वर्तमान आयु का अंतर बोलेगा। तो अंतर मतलब कभी भी, तो वर्तमान आयु का निकालते हैं। तो रीता का वर्तमान आयु कितना है? इतना है। पुष्पा का वर्तमान आयु कितना है? इतना है। 2x माइनस x+2 बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। यानी x माइनस 2 और बराबर 2, यानी x का वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया। x का वैल्यू अगर 4 हो गया तो 2x मतलब क्या हो गया? 8 वर्ष। x का वैल्यू 4 हो गया तो 2x वर्तमान आयु है पुष्पा का, तो 8 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यदि x बिंदु ए से मैराथन दौड़ाकर शुरू करते हैं तो वह उत्तर की ओर 5 किलोमीटर दौड़कर चलता है। अब यहाँ फाइनली देखिए क्या पूछ रहा है? डायरेक्शन पूछ रहा है, इसमें डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है तो डिस्टेंस हटा ही दीजिए। और वह पहले कहाँ देख रहा था? उत्तर की ओर। अब फिर दाएं बाएं से करेक्ट कर लीजिए कि उत्तर की ओर, शुरुआत में उत्तर की ओर देख रहा था, उसके बाद 5 किलोमीटर चढ़कर बिंदु बी पर पहुंचते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं, यानी राइट हो गया। फिर जो होगा 6 किलोमीटर बिंदु पर जो है दाएं मुड़ता है, राइट हो गया। ठीक है, सिर्फ डिस्टेंस बोलेगा तभी डिस्टेंस कवर करेंगे, नहीं तो अगर दाएं बाएं वाला सिर्फ डायरेक्शन बोल रहा है तो दाएं बाएं कवर कीजिए। ठीक है, और छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा एक भी। तो फिर दाएं मुड़ा तो फिर क्या होगा? राइट हो गया। फिर क्या हो गया? फिर से दाएं मुड़ गया तो राइट हो गया। फिर से देखिए क्या मुड़ गया? दाएं मुड़ गया। एफ बिंदु तक पहुंचते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं। अच्छा यहाँ पर कुछ गलत है। ठीक है,
एक ही बार दाएं होगा, मुड़ते हैं, फिर एक बार गलत होगा, फिर दाएं मुड़ते हैं, ठीक है, फिर दाएं मुड़ते हैं और 1 किलोमीटर दौड़कर बिंदु जी तक पहुंचते हैं। अंततः दाएं मुड़ते हैं, यानी कि फिर दायां मुड़ा और 3 किलोमीटर दौड़कर बिंदु एच पर पहुंचते हैं। अब बताइए बिंदु एफ पर एक्स का मुंह किस दिशा की ओर है? बिंदु एफ पर ही पूछ रहा है। आप आ गए कहां पर? बिंदु एच पर। बिंदु एफ पर पूछ रहा है, तो बिंदु एफ कहां था? देखिए बिंदु एफ यहां था, तो आप इतना तो बेकार दे दिए ना, इतना बेकार दे दिए, तो आपको कितना? देखिए 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, उसके बाद तो पहुंच गया एफ, तो 4 ही को रखेंगे, ये लास्ट वाले को हटा दें, तो 4 राइट अगर चला, 4 राइट चला तो टोटल ये चला, ठीक है, 4 राइट चला, टोटल जो है 4 राइट चलेगा। तो राइट मतलब क्या हो गया? आपको पता है कि डायरेक्शन में अगर राइट बोले तो क्लॉकवाइज घूमना है, और अगर लेफ्ट बोले तो एंटी क्लॉक घूमना है। तो आप जो है ये नॉर्थ है, 4 बार घूमिए, नॉर्थ है 4 बार घूमिएगा, तो एक बार जब क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है, एक बार जब घूमे क्लॉकवाइज तो ईस्ट पहुंचे, दूसरा बार घूमे तो कहाँ पहुंचे? साउथ पहुंचे, तीसरा बार घूमे तो वेस्ट पर, फिर चौथा बार जैसे घूम गए तो नॉर्थ पहुंच गए, उत्तर पहुंच गए, तो 4 बार में दोबारा आप कहाँ पहुंच गए? उत्तर पहुंच गए, ठीक है। तो इसके साथ ही जो है आज का सेशन समाप्त होता है। आप इसको जरूर से एक बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और हमारे वीडियो जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। और पुराने जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन बनाए गए हैं ऑलरेडी चैनल पर डाला हुआ है, उसी को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, उसी से फायदा होगा, ठीक है। और टेस्ट जरूर लगाएं, लास्ट टाइम में टेस्ट जरूर लगाएं।